नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया की सियासत में इस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकी, दूसरी तरफ शी जिनपिंग की सधी हुई चालें। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो 50% टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहे, यानी सीधे सीधे व्यापार की गर्दन पर तलवार है। लेकिन साहब, चीन भी उल्टी खोपड़ी है, समझिए। उसे बहुत अच्छे से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बड़ा खतरा तो ऊर्जा का है। ईरान उसे मार्केट से कोड़ियों के दाम पर कच्चा तेल दे रहा है, तो शी जिनपिंग के लिए ये तो आम के आम और गुटलियों के दाम जैसे सौदा हुआ। अब अमेरिका कितना भी दबाव क्यों ना बना ले, चीन और ईरान का ये अघोषित गठबंधन टूटने वाला फिलहाल नहीं है। इधर तेहरान में मुश्तबा खामनेई की बिसात अलग ही लेवल पर चल रही है। ईरान युद्ध के बाद शी जिनपिंग अब एक अलग वर्ल्ड एक तरह से बुन रहे हैं। स्पेन के पीएम से लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस और किम जोंग उन तक शी जिनपिंग और ईरानी नेतृत्व ने हाथ मिलाना एक तरह से शुरू कर दिया है। और ये समझिए, ये बड़े संकेत हैं। पश्चिम के प्रतिबंध अब ऊंट के मुंह में जीरा साबित होंगे। रही बात मिडिल ईस्ट जंग की, तो यहाँ पर नेतन्याहू कबाब में हड्डी बन गए हैं पूरी तरह से। पूरी दुनिया शांति चाहती है, लेकिन नेतन्याहू के इरादे हैं जंग को खींचने के। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और मुश्तबा की जिद के बीच अब शी जिनपिंग अपनी नई दुनिया बसा रखे हैं। कैसे, किस तरह होगा उसका स्वरूप, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पूरी दुनिया पर, और क्या अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होने जा रहा है जिसका मुख्य चेहरा शी जिनपिंग यानी चाइना होगा। बताएंगे आपको इसका हर एक पहलू। आज दुनिया की बिसात पर वो चालें चली जा रही हैं, जहां एक तरफ व्हाइट हाउस की गीदड़ भभकी है तो दूसरी तरफ है चीन की गहरी साजिश। आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद लगा था कि तूफान थम जाएगा, लेकिन यहां तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाले हाल है। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी, अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो 50% टैरिफ का ऐसा चाबुक चलेगा कि ड्रैगन की कमर टूट जाएगी। इसी पर दो पंक्तियां हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो वो धमकियों से नहीं डरते, मगर सियासत के बाजारों में सौदे चुपके चुपके ही होते हैं। अब चीन को ट्रंप ने गीदड़ भभकी क्या दी है वो भी जरा समझ लीजिए, और उसके मायने क्या है। दरअसल ट्रंप ने चीन को सीधे तौर पर धमका दिया है, सीधे बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने चीन को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि ईरान की मदद चीन कर रहा है, उसको समझ जाना चाहिए। ईरान को चीन एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अगर चीन ऐसा करता है तो इसका खामियाजा भुगतना होगा चीन को, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। चीन को एक बार फिर से धमकी दी है, चीन को समस्याओं का सामना करना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान को हथियार सप्लाई करने के लिए 50% टैरिफ और लग जाएगा अगर ऐसा किया, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। आप ये समझिए, पहले से ही तो अमेरिका और चाइना की अदावत किस तरह की है हम सभी जानते हैं। कितने सैंक्शंस, प्राइमरी सैंक्शंस, सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना चाइना कर रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, दबने वाला नहीं है। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी। ट्रंप की इस अंदाज को देखकर ऐसा लगता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान को हथियार सप्लाई करना यानी कि अमेरिका से सीधी सीधी दुश्मनी मोल लेना है। 50% टैरिफ, समझ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं होती। ये चीन के व्यापार पर एक तरह से वज्रपात जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग भीगी बिल्ली बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर मामला एक हाथ दे दूसरे हाथ लेकर है। समझिए कैसे। दरअसल किस तरह से चीन ईरान को हथियार भेजता है वो आपको बताएंगे। इसकी खबर दुनिया तक को नहीं लगती। चीन अपने समुद्री मार्गों के जरिए हथियार नहीं भेजता। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो व्यापार है वो एक तरह से समुद्र के रास्ते हो जाए, समझिए ये पूरा खेल क्या है। बल्कि वो चीन हथियार और रक्षा प्रणाली रूस को पहले भेजता है और रूस कैस्पियन सागर के माध्यम से ईरान को भेजता है। समझिए पूरा सर्कल किस तरह से चल रहा है। चीन से जाता है रूस और रूस से वाया रूस ये कैस्पियन सागर के थ्रू पहुंचता है ईरान। और यही तो कारण है अमेरिका का हर वार, अमेरिका की हर चाल हो जाती है फेल। और ये जो पूरा रास्ता है, इसी रास्ते रूस भी ईरान की मदद लगातार करता है और इसकी भनक आसपास के देशों को लग ही नहीं पाती और मदद भी हो जाती है। लेकिन अब जब ये इसका पता चला है तो डोनाल्ड ट्रंप की तो
चिंता भी बढ़ गई है, पेशानी पर बल आ गए हैं, लेकिन इसके साथ ही नाराजगी भी लगातार है। आखिर चीन ईरान का साथ दे क्यों रहा है, ये भी हर किसी के जहन में सवाल है। तो इसका जवाब है कच्चा तेल। ईरान चीन को कौड़ियों के दाम पर तेल दे रहा है। जी हां, कौड़ियों के दाम। अमेरिका और चीन भले ही दुनिया के सामने तो दोस्त हो, लेकिन बैकडोर में दोनों की एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से तलवारें खिंची होती हैं, ये समय समय पर नजर आ जाता है। ईरान और अमेरिका में तनाव है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, और इसीलिए मुश्तबा खामनेई के फ्रेम में शी जिनपिंग पूरी तरह से परफेक्टली सेट हो रहे हैं। अब ईरान की मदद के पीछे का कारण क्या है वो आप जानेंगे तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अलग अलग कारण है, जरा समझिए। अब आखिर ईरान की मदद चीन कर क्यों रहा है, समझिए। उसका जो पहला कारण है, ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है चीन। जी हाँ, सबसे ज्यादा आयात निर्यात का खेल इसी देश के साथ में ईरान का होता है। अब दूसरा बड़ा कारण समझिए, ईरान की मदद करके अमेरिका के प्रभाव को चाइना कम करना चाहता है, यही उसकी रणनीति है। बहुत लंबे वक्त से कोशिश की जा रही थी, अब एक तरह से बड़ा जरिया ईरान एक तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है चाइना के अपने इन मंसूबों को पूरा करने के लिए। अब तीसरा कारण, वो भी जल्दी से जान लीजिए। तीसरा कारण है, ईरान चीन की BRI परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है। अब चौथा कारण भी समझिए, ईरान का जो ऊर्जा और बुनियादी ढांचा है उसमें $400 बिलियन का चीनी निवेश है। ईरान के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने के लिए चाइना ने बड़ा पैसा, बड़ी रकम लगाई है, $400 बिलियन के रूप में। अब पांचवा कारण क्या है मदद का, वो भी समझ लीजिए। ईरान से चीन का डॉलर की बजाय अब जो पूरा व्यापार हो रहा है वो युआन में हो रहा है, यानी कि इसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, सीधे ईरान और चाइना के बीच का ये पूरा ट्रेड एक तरह से चल रहा है। छठा कारण, फायदा तो इसमें है ही, ईरान से अच्छे संबंध चीन के लिए हॉर्मुज का रास्ता और भी ज्यादा आसान बना दे रहे हैं। और यही वजह है कि भले ही जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदियां लगाई तमाम देशों के लिए, लेकिन उसने कुछ देशों को रियायत दी जिसमें चाइना प्रमुख रूप से है। अभी पाबंदियों के बावजूद अगर यहां से जहाज निकले तो उसमें सबसे ज्यादा जहाज अगर निकले हैं किसी देश के तो वो चाइना के हैं। ये चाइना यानी चीन बखूबी जानता है अपना उल्लू सीधा किस तरह से किया जाए, और ईरान को एक तरह से मजबूत रखना ये उसके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए शी जिनपिंग अब एक अलग वर्ल्ड बनाने की तैयारी में है। चीन ने बाकायदा स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेस के साथ में बातचीत की, यूएई के क्राउन प्रिंस को भी बुलाया गया, और चीनी निवेश मंत्री ने किम जोंग ने एक तरह से उनके साथ में मुलाकात की है। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा गुट तैयार करना, एक ऐसा ग्रुप तैयार करना जहां पर अमेरिका दूर दूर तक ना हो, अमेरिका की तूती ना बोले। अब चीन कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की रणनीति तैयार कर रहे हैं वो भी जरा जान लीजिए। लेकिन आप इसे देखेंगे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कटोरा है, अगर वर्ल्ड ऑर्डर ये नया बना तो आने वाले वक्त में अमेरिका का वाकई में यह हाल हो जाएगा। किस रूप में आपको समझाते हैं एक एक हिस्सा। अब ये जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, चीन ने यूएई के क्राउन प्रिंस स्पेन के पीएम को मिलने के लिए बुलाया, तो उसके बाद में हालात बदलते हुए नजर आएंगे। नॉर्थ कोरिया में चीनी विदेश मंत्री और किम जोंग की भी मुलाकात हुई। 6 सालों के बाद में पहला ऐसा मौका था जब किम जोंग उनसे मुलाकात एक तरह से की गई है, और इस दौरान किम जोंग उन ने कहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड अमेरिका के बगैर होगा, चीन का नया वर्ल्ड ऑर्डर ये है। अब इस बीच समझिए, किम जोंग उन ने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड, अमेरिका के बिना चीन का नया वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से ये क्रिएट होगा। अगर ये अस्तित्व में आ गया तो उसके क्या मायने होंगे, उस पर तो चर्चा करेंगे। चीन का मैसेज ये है कि अमेरिका अब नहीं है, अमेरिका की जगह हम हैं। अमेरिका बहुत पीछे जा चुका है, अमेरिका अतीत का वर्ड हो चुका है, मौजूदा वक्त में बात अलग है। और यही वजह है कि इस मुलाकात के बहुत ज्यादा मायने हो जाते हैं। और आइए बात उस खिलाड़ी की भी जल्दी से कर ली जाए जिसे दुनिया अब विलेन की नजर से देख रही है। वो विलेन है बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, इजराइल, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में फुल सीजफायर की बात चल रही थी, लेकिन नेतन्याहू फुल सीजफायर के रास्ते में बड़ी दीवार बनकर खड़े। नेतन्याहू के लिए अब करे कोई भरे कोई वाली स्थिति नहीं है, बल्कि वो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। किस रूप में, वो भी जरा बात कर लेते हैं। सीज फायर का विलन आखिर नेतन्याहू बन कैसे गए? दरअसल बातचीत चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, अलग अलग मोर्चों पर बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने जेडी वेंस से फोन पर बातचीत कर ली।
अब आरोप यह है ईरान का कि जो फोन पर बातचीत हुई और इस फोन पर बातचीत के बाद में ही एक तरह से रुख बदल गया। अमेरिका ईरान संबंधों से हटाकर इजराइल के हितों की ओर एक तरह से इसे जोड़ दिया गया। अब नेतन्याहू ने जब जेडी वेंस से बात की, उनके जरिए एक नई शर्त एक तरह से ऐड कर दी, मनवाने पर जोर कर दिया गया। ईरान को सारा का सारा संवर्धित यूरेनियम बाहर भेजना होगा और इसे निकालने पर एक तरह से जोर दिया गया। नेतन्याहू का ये प्लान था। ईरान बार बार कह रहा है कि ये पूरी प्लानिंग तो नेतन्याहू की थी, ईरान के खिलाफ ही एक तरह से उनकी वजह से ही जंग खत्म नहीं हुई है। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की वजह से जंग खत्म नहीं हुई। तो आप ये मान के चलिए मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो सकती थी, लेकिन अगर नहीं हुई तो उसका एक मुख्य कारण है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो। हालांकि उसमें उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर्सनल रीजन से, वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मुश्तबा खामनेई के पास में ईरान की कमान और चीन का समर्थन, ये दोनों हो चुका है और ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। ट्रंप के लिए ये डेडली कॉम्बिनेशन अब सरदर्द बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन यात्रा पर एक तरह से जाने का मन तो बना लिया, लेकिन कितने भारी मन से वो प्लान कर रहे होंगे ये समझा जा सकता है। अब समझिए, ये दो महाशक्तियां एक मयान में दो तलवारों की तरह टकरा रही हैं। ट्रंप का टैरिफ कार्ड और शी जिनपिंग का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आखिर कौन इस जंग में जीतेगा? क्या शी जिनपिंग अपनी जिद छोड़ देंगे या ट्रंप का ईगो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगा? ये बड़ा सवाल है। करेंगे एनालिसिस, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोढी जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी कनेक्ट हो रहे हैं और मेरे साथ अमेरिका से भू राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल जी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। सोढी सर, सबसे पहले क्विक रिएक्शन आप ही का मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। चाइना और अमेरिका ये दोनों किस तरह से धुर विरोधी है, ये पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप अब चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं, बड़े भारी मन के साथ में जा रहे हैं ये कहा जा सकता है, और यही कहा जा रहा है कि अब नई टैरिफ नीति और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपस में टकराने वाले हैं क्या? जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1956 में जब मिस्र ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया तो वो ब्रिटेन जो एक महाशक्ति होती थी उसका पतन शुरू हो गया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लिए वैसे ही साबित हो रहा है जैसे स्विस कैनाल ब्रिटेन के लिए साबित हुआ था। अमेरिका का महाशक्ति से नीचे का पतन का रास्ता अब शुरू हो चुका है और जिस तरह से रूस और चीन को भारी फायदा हुआ है इस जंग को देख के, इस जंग को ऑब्जर्व करके, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी अमेरिका में वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को गालियां और गालियां ही देंगी कि जो ब्लंडर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अमेरिका का पूरा वर्चस्व खत्म कर दिया जो महाशक्ति का था। जी, और ये मान के चलिए कि ये तो अभी आने वाले वक्त में और भी ज्यादा स्थिति को गंभीर बना देगा। लेकिन अभी जो हालात हैं, यूके देवनाथ जी मुझे इस बात को भी समझाइएगा, ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है वो वाकई में इसी तरह से चिंताजनक है क्या? नैना जी, अमेरिका अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहा है कि दुनिया में उसके मुकाबले कोई ना खड़ा हो सके और काफी हद तक वह सक्सेसफुल भी हुआ है। 1992 में जब से यूएसएसआर सोवियत रशिया का पतन हुआ, उसको कोई भी, अमेरिका को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा है, ना इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर। सबसे बड़ी बात है नेशनल विल टू फाइट। क्या चीन एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है जो कि अमेरिका को चुनौती दे? इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने पिछले 2 दशक से काफी ज्यादा उन्नति दिखाई है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को काफी आगे बढ़ाया है। लेकिन क्या चीन अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? देखिए, 2-3 चीज मैं कह दूं कि चीन का दबदबा कहाँ पर है? दुनिया में 7 समुंदर हैं, एक भी समुंदर में चीन का दबदबा नहीं है। चीन का दबदबा किस महाद्वीप पर है? दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, किस महाद्वीप पर चीन का दबदबा है? एक भी महाद्वीप पर चीन का दबदबा नहीं है। क्या दुनिया की फाइनेंशियल जो मार्केट है उसमें चीन का दबदबा है? दुनिया में शायद
90% दुनिया के लोगों ने कभी युआन का नाम ही नहीं सुना है। हम्म। जबकि डॉलर का नाम तो बच्चे बच्चे को मालूम है दुनिया में। आप नेपाल में चले जाइए, गांव में भी आपका डॉलर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो महाशक्ति होने का सबसे बड़ा कई जो अलग अलग बिंदु होते हैं, बताता हूं। अगर आपके पास युआन है, आप गोवा में जाकर या आप मिस्र में कायरो में जाकर किसी भी उसको युआन देके बोलिए कि मुझे होटल में कमरा दे दो, हम्म। बहुत मुश्किल है। लेकिन आप दुनिया में कहीं पे भी जेब में एक डॉलर लेके चले जाओ, जैसे ही आप डॉलर देंगे, आपको अफ्रीका के रिमोटेस्ट पार्ट में आपको होटल में कमरा मिल जाएगा। हम्म। तो ये दो तीन आइडेंटिफिकेशन के तरीके होते हैं कि महाशक्ति कौन है। चीन जी। आने वाले समय में क्या महाशक्ति बनेगा, हम्म। उसमें अभी समय है। जी। देखिए, यही यही तो बात है। लेकिन जो अभी पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, धीरज कौल आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये वाला जो नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है उसमें एक नए समीकरण है। धुर विरोधी जो कभी रहे, अब ऐसा लग रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनते हुए अब हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार धुरंधर और बादशाह जो हैं वो चीन बनने की कोशिश कर रहा है। ये कितना फिजिबल है और कितना चैलेंजिंग है, स्पेशली फॉर अमेरिका? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और पहले तो एक पॉजिटिव न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। आर्टेमिस जरूर। 2 के लोग सेफली लैंड हो चुके हैं। दैट्स गुड। एक मॉन्यूमेंटल वो था जिसमें वो चक्कर लगा के आए, अब नेक्स्ट वहाँ पे शुरू हो रहा है। और दूसरी खबर, शायद आप हेल्थ को नहीं फॉलो करते तो कोलन कैंसर की एक वैक्सीन पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, शायद 2 साल में आ भी जाएगी। ग्रेट। वर्ल्ड में कैंसर की मोर्टेलिटी बहुत हाई है उस वजह से। सो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। दैट्स इस ग्रेट। दुनिया में जहाँ हर जगह जल रहा है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात भी हमें कर लेनी चाहिए। अब जैसे बिल्कुल, पूरी दुनिया चारों में तरफ न्यूज़ ही सिर्फ बंद हम हो गई है। हमेशा खत्म या मरने मारने की बात होती है, ये एक नई बात है, बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। यस। और ग्रेट। मैं एज अ फिजिशियन आपके लोगों को ये भी बताऊंगा कि न्यूज़, आपका चैनल तो बहुत ही अच्छा एनालिसिस करता है, लेकिन बीच में बाहर निकलें, फ्रेश एयर लें, लोगों से भी बात करें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है दुनिया में। तो बिल्कुल। कमिंग टू द क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रही हैं, वो ये है कि देखिए, अभी हमने जो खबर देखी, कल ही विवेक जी के शो पे मैंने यही बात बोली थी कि देखिए, मुझे किसी ने मीम भेजा कि वृंदावन के बाहर बंदर लोगों का चश्मा चुरा रहे हैं और बंदर केला मांग के चश्मा दे रहे हैं। वो ईरान बता रहे थे बंदरों को। और उसके बाद जो लठैत वहां पे भेजे गए उन बंदरों को भगाने के लिए, उन्होंने बहुत कोशिश की, थक हार के उन्होंने अपना खुद का नाका बना लिया आगे, और बंदरों को भी फ्लो कर दिया। तो वो यूएस की स्थिति इस टाइम वैसी कुछ दिख रही है कि कहाँ हम ब्लॉकेज खोलने आए थे और कहाँ हमने एक सेकंड ब्लॉकेज टू काउंटर द फर्स्ट ब्लॉकेज, जैसे आग को आग से बुझाना। लेकिन बिल्कुल। इसके पीछे एक डीप फाइनेंशियल रीजनिंग है। वो ये है कि ईरान का जो चोक पॉइंट है, जो पहले 60 बैरल प्रति डॉलर प्रति बैरल हम बेच रहे थे ईरान से, उसको 10%, 15% डाउन, मतलब $45 प्रति बैरल चाइना को वो बेच रहा था। अब वो तकरीबन 100 के करीब, 80 और 100 के बीच में, डिपेंडिंग हुई लिसन टू, बेच रहा है। तो उसके भी प्रॉफिट बढ़ चुके हैं और उनको पैसा मिल रहा है। तो दुनिया भर के कंपनीज, उनके थ्रू ऑर्डर्स उनके बढ़ चुके थे ईरान के, क्योंकि वहीं पास हो रहा था हरमुज से ईरान के, या ईरान के जो बंदरगाह से आ रहे हैं। तो अब यूएस ने भी उसे चोक किया ताकि उनकी ऑक्सीजन कट जाए, और उसमें सबसे बड़ा योगदान चाइना का था। चाइना देखिए 4-5 फ्रंट पे काम कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा, वो सिर्फ मिसाइल ही नहीं है, एक तो फाइनेंशियल है। चाइना उनको एक फाइनेंशियल लिवरेज प्रोवाइड करता है ताकि उनकी करेंसी आ जा सके विदाउट एनी इशू। इकोनॉमिकल लाइफलाइन है इस टाइम चाइना ईरान की, और सबसे बड़ा बायर भी वही है। 90% उनके एक्सपोर्ट्स वही बिल्कुल। खरीद रहा है। इसके अलावा यूएस स्ट्राइक्स और ब्लॉकेज को अपोज किया है चाइना ने, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन दिया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस सपोर्ट, जिस पे हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, नेविगेशन सिस्टम, बैटलफील्ड अवेयरनेस, मिसाइल टारगेटिंग। इसके अलावा लिमिटेड मिलिट्री एंड टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें स्पेयर पार्ट्स और मिसाइल्स हैं। और उसके बाद हरमूज को चाइना के शिप्स के लिए कैसे खुले रखना, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी, परसों ही खबर आई कि ईरान के लोगों को खुद ही नहीं पता कहाँ कहाँ वो माइंस मूव हो चुकी हैं। जैसे ही वो खबर आई, मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे, जो इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स हैं उनका जो इंश्योरेंस है वो 15% बढ़ गया। और सब मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने रिफ्यूजल दिया कि हम तब तक नहीं मूव करेंगे जब टोटली सिक्योर ना मिले, क्योंकि 2 बिलियन से $4 बिलियन का ये शिप होता है, और उसके ऊपर इतना एक्सपेंसिव कार्गो और डाला हुआ है। तो कोई नहीं चाहेगा कि वो ब्लो आउट हो जाए एक माइन से जो $5,000 की होती है। तो ये बिल्कुल ही क्रेजीनेस है। और अब हमने जो ब्लॉकेज लगाया है
पहले तो वो था कि सिर्फ ईरान से जो चीजें आ रही हैं, लेकिन उसके बाद तो जो 5% लोग आना भी चाह रहे थे उन्होंने भी हथियार मतलब ऑलमोस्ट लंगर डाल दिया है कि अब हम तब तक नहीं मूव करेंगे जब तक ये नहीं होगा। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पूरी दुनिया, मैम, मैं आपके शो पे पिछले 5 हफ्ते से इस बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट से जुड़ा हूँ। जी हमारे जी। पास 1.5 हफ्ते का ऑक्सीजन बटा है अमेरिकन मार्केट्स में, और हम लोग स्टैगफ्लेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, विद इन 4 वीक्स। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ, और उसकी नेक्स्ट सीढ़ी है रिसेशन। और ये सबसे ज्यादा मार जो दे रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में। मैं आपको नंबर दे देता हूँ। जी जी। तंजानिया के पास तकरीबन 2 हफ्ते का तेल बचा हुआ है। आई नो नोबडी केयर्स अबाउट तंजानिया, पर ये एक पैरामीटर है। सेम थिंग विद इंडोनेशिया, सेम थिंग विद मलेशिया, सेम थिंग विद कंबोडिया। द लिस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये वो लोग हैं जिनको लड़ाई से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, उसकी जो ऑफिशियल ग्रोथ रेट आप अभी देख रहे हैं 5.9% दिखा रहा है, वो 1 महीने का लैग है। जब आप वॉर का डिसरप्शन उसमें ऐड करेंगे तो 1.5% ड्रॉप हो सकता है। तो लोगों की नौकरियों पे आई, 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग भारतीय और लोग वहां पे रहते हैं। तकरीबन $130 बिलियन की रेमिटेंसेस करते हैं। एक एक आदमी, एक एक परिवार सपोर्ट करता है। अभी खबर आ रही थी कि बहरीन से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों को कुछों को फायर किया जा रहा है क्योंकि इंप्लॉयमेंट के इश्यूज हैं। अगर ये वापस इंडिया आ गए तो क्या होगा? और साथ में दुनिया भर के देशों के अंदर महंगाई आपको दिख ही रहा है। पेट्रोल 100% बढ़ चुका है, तो इन्फ्लेशन 130% पास ऑन होगी, और हर रसोई के अंदर इसकी मार हो रही है। मैं दुनिया के सभी लीडर से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए जी वी जी। नीड स्टेबिलिटी, वी डू नॉट नीड वॉर्स, वी नीड एआई, वी नीड स्पेस एक्सप्लोरेशन। और इन देखिए, चीजों में आपने घुस के आपने कितनी बारीकी से हर एक पहलू को टच कर दिया, इसलिए मैं भी शांतिपूर्वक इस चीज को सुन रही थी, समझ रही थी, और मुझे लग रहा है शायद हमारे दर्शक भी इस चीज को बखूबी समझ रहे होंगे। तपेश जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी है क्या पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए? अभी तक अमेरिका की बादशाहत थी, लेकिन अमेरिका ने क्या अपनी ही रणनीतियों की वजह से पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, खुद कुल्हाड़ी पर जाकर पैर धर दिया है, और अब अमेरिका की जगह चीन वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करके नया बादशाह बन रहा है क्या? गुड इवनिंग टू एवरीवन। नैना, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, जैसे एक पैनलिस्ट ने बताया भी कि ब्रिटेन का पतन कैसे स्टार्ट हुआ और वहां से उसकी कैसी इज्जत खराब हुई, और फिर लोगों ने दूसरी तरफ देखना शुरू किया। ट्रम्प साहब की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्हें जरूरत से ज्यादा घमंड है। एक्चुअली आत्मविश्वास और घमंड में थोड़ी सी समझदारी का ही फर्क होता है बस। तो इससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आदमी घमंडी है, और घमंडी आदमी का साथ ज्यादा दिनों तक कोई देता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमें सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं। 28 फरवरी से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, और आज अमेरिका हॉर्मुज खोलने के लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली वो कहीं से कहीं पहुंचा नहीं। तो ये सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन और हार तो यही है। अच्छा। ठीक है, अब जब खुल नहीं रहा तो उसको बंद करने की बात कर रहा है। भाई, अगर बंद करने की बात कर रहा है तो हॉर्मुज को, हम ईरान को वॉर क्राइम कह रहे थे, हॉर्मुज नहीं बंद कर सकता, इंक्लूडिंग ऑल देशों ने, ये सारे देशों ने ये बोला था कि किसी भी मैन मेड, ये सुएज कैनाल और पनामा कैनाल तो है नहीं, ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये तो प्रकृति की दी हुई देन है, इसको आप टोल टैक्स नहीं वसूल सकते, ना बंद कर सकते। अमेरिका उसकी बात कर रहा है। तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है कि अगर इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हो रहा है? चाइना। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होगा? इंडिया। तो ये जो राइजिंग इकोनॉमीज हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी क्योंकि इनको एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इंडिया दूसरे रास्ते अगर खोलेगा भी तो उस रास्ते की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो अब अमेरिका भी अगर उस पर उतर आया तो कल को इंडिया भी इंडियन ओशियन में चेक करना शुरू कर देगा, मलक्का स्ट्रेट पे टोल लगा देगा। उधर चाइना को पास अधिकार होगा कि मैं साउथ चाइना सी में किसी को नहीं आने दूंगा। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स है। एक्चुअली ट्रम्प साहब छटपटा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरे साथ होने क्या वाला है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे। इकोनॉमिकली तो ये वर्ल्ड मल्टीपोलर हो चुका है। देखिए, हम नंबर्स की बात नहीं करते कि वो कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है और चाइना कितने ट्रिलियन की, डिफरेंस बहुत है। लेकिन जिस तरह से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे सेटअप्स में अपने पैर फैला लिए, और जैसे वर्ल्ड के जितने इन्वेस्टमेंट चाइना में हो चुके हैं, और चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो चाइना ने इकोनॉमिकली तो मल्टीपोलर इस वर्ल्ड को कर दिया है। मिलिटरीली मैं अभी भी बोलूंगा कि अमेरिका अभी भी बहुत बड़ी पावर है, यूनिपोलर कह सकते हैं उसको। लेकिन उसी को काउंटर करने के लिए जो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान का जो ये कॉम्बिनेशन है,
ये इन्होंने आज से नहीं है, ये बहुत दिनों से ये बन रहा है। तो ये इस तरह से ये इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना तो देखिए डायरेक्ट वॉर बड़ा मुश्किल से किसी में लड़ेगा, लेकिन बैकडोर सपोर्ट जरूर देगा ईरान को। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, तो भैया चाइना भी बोल सकता था ना जब आप यूक्रेन को वेपन दे रहे थे। तो जब आप पूरा नेटो कंट्री जो अमेरिका ने यूक्रेन को इतने वेपन भेज दिए, तो चाइना ने क्या गलती कर दी ईरान को वो वेपन्स बेच के? तो ये डबल स्टैंडर्ड है और ये मुखौटा पूरे वर्ल्ड को दिखता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नियर टाइम में कुछ निकल नहीं रहा है। अमेरिका किसी भी हालत में, मेरा ये ओपिनियन है, अब इस वॉर में दोबारा नहीं घुसना चाहता। इसलिए उस छटपटाहट में किसी वजह से कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता है जिससे कहीं से कोई प्रेशर पड़े, चाहे वो चाइना प्रेशर डाले, चाहे वो इंडिया, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका बंद करता है तो चाइना का एनर्जी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, इंडिया भी थोड़ा प्रेशर डाल सकता है। तो लेट्स सी वेयर द फ्यूचर लाइज इज, बट फ्यूचर इज नॉट गुड। हाँ, देखिए, लेकिन अभी भी जिस तरह से अब सबके अपने अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यही बात है कि आखिर ईरान का इतनी शिद्दत के साथ में रशिया और चाइना के सपोर्ट करने की वजह क्या, और किस तरह से? सोडी साहब, अभी कुछ देर पहले मैंने जो हमारी टीम ने बाकायदा रिसर्च की, बेहद शानदार रिपोर्ट थी वो, और उसमें बाकायदा ये उन्होंने बताया कि अभी तक किस रूप से ईरान की मदद चाहे रशिया हो या चाइना करते रहे, या ये पूरा गेटवे क्रिएट करके चाइना वाया रशिया ईरान को भेजता रहा, हथियारों की सप्लाई या बाकी सारी चीजें, दुनिया को या अमेरिका की नाक के नीचे से पता तक नहीं चला। तो पहले ही मात दी जा चुकी है एक तरह से अमेरिका को अपनी रणनीतियों के माध्यम से। नैना जी, जब से युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से, और फिर ये जो युद्ध विराम का फेज चल रहा है, रोज चीन के और रूस के 2-3 ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज तेहरान उतर रहे हैं। उसके अंदर की जो सामग्री है दुनिया को बताई नहीं जा रही है। डेफिनेटली उसमें आलू कद्दू तो होंगे नहीं, उसमें तो सैनिक हथियार और उसकी सामग्री होगी। तो चीन और रूस ने पूरी तरह ईरान को समर्थन किया है, सिर्फ युद्ध के दौरान ही नहीं, युद्ध से पहले भी। अन्यथा जिस देश पे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगे हों, जिस देश को इंटरनेशनल आइसोलेट अमेरिका ने कर दिया हो, उसने 40 दिनों के युद्ध में पूरी तरह उसने जीत प्राप्त कर ली। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अभी यही नहीं पता चल रहा कि मेरे को हॉर्मुज चाहिए या नहीं। अभी ईरान के दूतावास घाना ने एक ट्वीट की जो वायरल होगी, उन्होंने मखौल उड़ाया ट्रंप का कि ट्रंप एक महाशक्ति के राष्ट्रपति होते उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में उन्होंने 6 बारी तो अपने बयान बदले कि कभी वो कह रहे हैं मेरे को हॉर्मुज नहीं चाहिए, अमेरिका के पास बहुत तेल है, कभी हॉर्मुज नहीं चाहिए क्योंकि वहां से 1% तेल आता है। तो ये जो पूरे दुविधा में है ट्रंप, ये इसलिए है क्योंकि पहली बार उनके 78 साल के कार्यकाल में उन्हें इतनी बड़ी विफलता मिल रही है कि दुनिया अमेरिका पे हंस रही है, दुनिया अमेरिका के साथ कोई नहीं है। पश्चिमी देश जो अमेरिका के लंगोटिए यार माने जाते थे, उसमें से कोई भी अमेरिका के साथ नहीं है। मैं नैना जी एक और चीज बताना चाहूंगा, जो आपका प्रश्न है कि अमेरिका चीन को क्यों नहीं रोक पाया। अमेरिका चीन को इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि अमेरिका को पता है चीन की ताकत क्या है। देखिए, पहले तो दर्शकों को समझना होगा, चीन ताइवान के हमले से पहले, जो अगले साल के अंत में होना है, उससे पहले वो कोई सैनिक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। ये चीन की नीति है। 1979 के वियतनाम वॉर के बाद चीन ने कसम खा ली थी कि जब तक वियतनाम पे युद्ध नहीं होता है, ताइवान पे युद्ध नहीं होता है, वो किसी युद्ध में नहीं आएगा। पिछले साल 12 अप्रैल को पीट हेग्सेट, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 20 मिनट में बर्बाद कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना में जो भी वॉर गेम्स होती हैं, सारी वॉर गेम में अमेरिका चीन से हारता है। बताइए, एक महाशक्ति का रक्षा मंत्री अगर ये ओपनली कह रहा है, हम समझ सकते हैं कि चीन की सैनिक ताकत क्या है, लेकिन चीन अपनी सैनिक ताकत अब दिखा नहीं रहा। एक और कारण ये नैना जी, चीन के 6 सैनिक लक्ष्य हैं, उसमें पहला ताइवान है। अमेरिका की तरह चीन बेवकूफ नहीं, 780 उसने सैनिक अड्डे दुनिया के हर कोने में बना लिए। अब उसमें $39 ट्रिलियन का उस पर कर्ज है। उसे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। चीन बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ उसने अमेरिका को चेकमेट कर दिया है एज अ महाशक्ति। देखिए, यही तो बात है। और मुझे लग रहा है कि अब बड़े भारी मन के साथ में अब आने वाले वक्त में एक दौरा करने वाले हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से सीधे पहुंचने वाले हैं शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए, देवनाथ जी। और अब लेकिन कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के माध्यम से या 2026 में अपने ही एक्शंस की वजह से पूरी दुनिया में अलग अलग आयाम बना दिए। जो कभी दुश्मन हुआ करते थे उन्हें एक साथ आकर दोस्त बना दिया,
चाहे बात किम जोंग उन की हो या अपने अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में साइड में रखते हुए सब एक साथ हो गए हैं, क्योंकि उन्हें सामना करना है अमेरिका से उसकी बादशाहत को खत्म करने के लिए। ये जो पूरा नया वर्ल्ड ऑर्डर शी जिनपिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं सर, उसमें किन किन की बड़ी भूमिका होगी? उसमें अमेरिका कहीं पर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? देखिए, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें चीन एक मेजर पार्टनर होगा। क्या चीन अमेरिका को दरकिनार करके या पृष्ठभूमि में भेज सकेगा? ऐसा नहीं होगा। कम से कम हमारे जीवन काल में, यानी अगले 50 साल में, 100 साल में ऐसा नहीं होगा। अच्छा। कि चीन बड़ा भैया बन जाएगा और अमेरिका छुट भैया बन जाएगा। अच्छा। इसका सिंबॉलिक दृष्टिकोण दिखाता हूँ। शी जिनपिंग जब दुनिया घूमने जाते हैं, किस जहाज में बैठ के जाते हैं? अमेरिका का बना हुआ बोइंग। तो अब तक चीन एक ऐसा बोइंग विमान भी नहीं बना पाया है जिसमें मेड इन चाइना, जिसमें कि चाइना का बोइंग हो, चाइना का इंजन लगा हो और शी जिनपिंग या चाइनीज प्रेसिडेंट जो भी है वो घूम सके। ये तो सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ। चीन महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है आने वाले दशकों में। लेकिन उसको, अमेरिका को मिलिट्री तौर पर ओवरटेक करने में एक होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी। तो चीन को, अमेरिका को मिलिट्री तौर पर ओवरटेक करने में अभी भी, अगर अमेरिका प्रेजेंट तरह से बढ़ता रहे और चीन प्रेजेंट तरीके से बढ़ता रहे अपनी फौजी ताकत को, तो चीन को अभी भी 70 साल लग जाएंगे। अच्छा सर, चीन को तो मुझे लग रहा है, चलिए सेकेंडरी उसमें लेते हैं। अब एक बार इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया आखिर आपको उसमें, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ नजर आ रहा है सर? डेफिनेटली देखिए, जहां तक फाइनेंशियल, जहां तक सांख्यिकी की बात है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंसेस, व्यापार, इन सब में भारत ऑलरेडी नंबर 4 पोजीशन में है, नंबर 3 पोजीशन में जा रहा है। लेकिन देखिए, ठीक है, हम अपने को शाबाशी दे सकते हैं। जी, पर लेकिन जो नया वास्तविक जमीनी स्थिति यह है कि जो 140 करोड़ लोग जिस जीडीपी के बारे में हम बहुत, मुझे भी गर्व है, गर्व करते हैं, तो जापान की जीडीपी हमारे बराबर है। उनकी पॉपुलेशन देख लीजिए। तो कंपैरिजन सही नहीं होता है। बिल्कुल। फ्रांस के साथ लोग कंपेयर करते हैं कि फ्रांस पीछे छूट गया, इंग्लैंड पीछे छूट गया। उनका क्षेत्रफल देख लीजिए भारत की तुलना में। उनमें से एक देश केरला के बराबर है, दूसरा तमिलनाडु के बराबर है। तो ऐसा भारत का जो, मुझे भी गर्व है कि हम चौथे पायदान से तीसरे पायदान में आ रहे हैं। लेकिन असली जो कंपैरिजन होता है वो होता है कि कौन कितना खुश है। एक एवरेज जो नागरिक है कितना संपन्न है। एक एवरेज नागरिक एक दिन में कितने कैलोरी भोजन लेता है, उसका क्वालिटी क्या है, उसके बच्चों को किस तरह की एजुकेशन मिलती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है आने वाले दशकों में मेजर क्राइटेरिया बन जाएगा। और मुझे लग रहा है कि सर, जिस तरह से अभी इंडिया अगर ग्रो कर रहा है, शायद अमेरिका भी इस बात को बखूबी समझता है। यही वजह है कि तमाम सैंक्शंस लगाने की बात होती है, तमाम बड़ी पाबंदियों की बात होती है। फाइनेंशियल रूप में मैं धीरज जी करूं, लेकिन उसके पहले तपेश जी मुस्कुरा रहे थे आपकी इस बात को लेकर। यूके देवनाथ जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या तपेश जी? एक और बात को मैं इसमें और एड ऑन करना चाहती हूँ। मिडिल ईस्ट की इस पूरी परिस्थितियों में रशिया ने भी मध्यस्थता की बात कही है। क्या आपको लगता है कि इसमें बड़ी भूमिका भारत भी निभा सकता है? क्योंकि इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान, सबसे उनके डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड ऑर्डर में और अपनी स्थान को, अपनी जगह को मजबूत किया जा सकता है। जी बिल्कुल है ना। मैं कैप्टन देवनाथ की इस बात से मुस्कुरा रहा था कि वो हैप्पीनेस कोशेंट की बात कर रहे थे वर्ल्ड ओवर में। क्या बात हम जनरली हिंदुस्तानी बहुत खुश रहने वाले लोग नहीं, हमें गुरुओं की और देवताओं की जरूरत पड़ती है खुश रहने के लिए। इकोनॉमिक्स की कम पड़ती है, तो वो एक लाइटर नोट पे। पर देखिए, इस युद्ध को अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे, नॉट बीइंग एन एज ए इंडियन और इंडियन आर्मी मैन, अगर कोई सही माने में रुकवा सकता है तो वो इंडिया है। और अगर इंडिया रसिया दोनों इसमें एफर्ट करते हैं तो इसमें वाकई में कुछ गेम हो सकता है।
रसिया को अमेरिका कितना एक्सेप्ट करेगा, पर अमेरिका के पास चॉइसेस नहीं है। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली पुतिन और ट्रंप का आपस में इतना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो ठीक है, रसिया यूक्रेन वो सब चल रहा है, दिखाने के लिए अपने देश में कुछ करना पड़ता है, बट पर्सनली दे आर नॉट एनिमीज। वो बात अलग है कि वो अफवाहें उड़ी कि उसको CIA ने पुतिन को भी मरवाने की कोशिश की और वो सब इश्यूज हैं। तो इसमें ये गेम हो सकता है डेफिनेटली, पर सबसे बड़ी बात ये है कि हम हमेशा अभी हम सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं। मैं देवनाथ सर की इस बात से सहमत हूं कि यार अमेरिका ने बहुत सारे मिलिट्री और टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं। क्या अमेरिका आज ईरान को स्टोन एज में पहुंचा सकता है अगर अपनी पे आ जाए, और अगर थोड़ा सा ट्रंप साहब के पास ईरान की तरह पब्लिक सपोर्ट जनरेट हो जाए? यस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका हार गया हर चीज में। स्ट्रेटेजिकली वियतनाम की तरह ये भी डिफीट है, वो वियतनाम में भी हम उसको नरेटिव है हार मानते हैं, और अफगानिस्तान में भी हारा था, इराक में भी हारा था, तो ये भी उसकी हार है। हार इसीलिए, जहां से मैंने शुरू किया था, जिस चीज को वो खुले हुई चीज को फिर से खोलने की बात कर रहा है, तो वो 45 दिन के बाद कहां पहुंचा उसका कह नहीं सकते। तो देखिए ईरान ने भी बहुत कुछ गंवाया है, सारे दोस्त गंवा दिए। ऐसा नहीं है कि गल्फ स्टेट उसके कुछ फ्रेंड्स नहीं थे, कतर ओमान वगैरह जो उससे अच्छे रिलेशन नहीं रह सकते थे। कुछ देशों में शिया पॉपुलेशन भी है, वो भी अच्छे रखते थे। सिर्फ इन देशों में लोग सड़कों पे उतर आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश हो गए। आप एक एग्जांपल लेके देखिए, लोगों की समझ में नहीं आता है। कल को अमेरिका और चाइना का युद्ध हो जाए और अमेरिकन कंपनीज ने जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है और चाइना इंडिया में उन पे बम मारने लगे, और चाइना बोले हम तो अमेरिकन एसेट पे बम मार रहे हैं, तो ये अटैक किसके अगेंस्ट में है? अरे भाई, मेरे यहाँ कोई देश आया तो मेरी सिक्योरिटी मेरी गारंटी पे है ना, मेरी धरती पे आप कैसे मार सकते हैं? तो ये एक आउट ऑफ कैलकुलेशन हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कोई साथ नहीं आया क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं, लेकिन ट्रंप अपना नुकसान की भरपाई कर लेगा, नेटो को नहीं, अब इन गल्फ स्टेट को सारे वेपन बेच के। तो लेकिन ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। देखिए चाइना का, जहां तक 50% ट्रंप टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, आज की डेट में भी मंथली चाइना का 20 बिलियन का सरप्लस है अमेरिका के साथ में। अच्छा। एंड बहुत कम कंट्रीज हैं जिसके साथ है। ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर्स का होता है ट्रेड, जिसमें ओनली इंपोर्ट्स चाइना के पास अमेरिका से 10 के आसपास है, 9 पॉइंट समथिंग, और ये करता है उसको 30, तो 20 बिलियन का। तो ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं होगा, कि अमेरिका आज की डेट में इकोनॉमिकली चाइना इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका कैन नॉट अफेक्ट चाइना। बट यस, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट 120-150 बिलियन डॉलर्स के वहां इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड और बाकी सारी चीजें भी हैं। तो ये एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज तो होगा इसके बाद। और इंडिया इसमें, हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है, पाकिस्तान आगे चला गया और वहां पे कुछ डील होने वाली, जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। पाकिस्तान इस डील में आया कैसे? ये इंटेलिजेंस आ चुकी है। रशिया का रूट तो आपने जो दिखाया, मैं उसको काउंटर नहीं करना चाहता, बट सीपैक ऑपरेशनल हो गया है, जिसमें चाइना पीओके के थ्रू, सीपैक के थ्रू वेपन्स अपने ईरान में सप्लाई कर रहा है। इसलिए ईरान की गुड बुक्स में भी पाकिस्तान थोड़ा सा आ गया है। आप पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड देखिए कि वो एक तो ईरान अमेरिका को बुला रहा है, अमेरिका का पट्टा डाले हुए है, और इधर चाइना से ईरान को वेपन भी सप्लाई कर रहा है। मतलब जिस दिन मार पड़ेगी तो कितनी पड़ेगी पता नहीं। तो लेकिन इसलिए इंडिया ये तो बात होगी ना तपेश जी, जब होगा तब देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि अमेरिका तो लगातार अमेरिका तो लगातार हस्तक्षेप करता ही है, दबाव बनाता ही है। जी, बात पूरी कीजिएगा। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, कई बार एक अच्छी सी स्माइल बहुत सारे सवालों का जवाब दे जाती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तो इंडिया भी अपने कार्ड्स खेलेगा, यहाँ भी बेवकूफ नहीं बैठे, बहुत इंटेलिजेंट माइंड बैठे हुए हैं। पर डिप्लोमेसी होती रहती है, सब कर रहे हैं डिप्लोमेसी, इंटरेस्ट ऑफ परमानेंट, तो समथिंग विल बी सीन। बट ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं ट्रम्प का गेम, मैं फिर भी कह रहा हूँ, और ट्रम्प दोबारा इस वॉर में घुसेगा नहीं। ये आपने जो दो बात कही, मुझे लग रहा है कि एक तो ठीक है भारत, वो बात है कि भाई ठीक है, सब आप अपने अपनी कोशिश कर लो, जब सब थक जाओगे तो उसके बाद उम्मीद वाली निगाहों से हिंदुस्तान की तरफ देखोगे और बड़ा रोल इंडिया प्ले करेगा। लेकिन इस्लामाबाद में भी कई बार कोशिश की गई, वहां पर कई बार वो मुस्कुराहट या जादू की झप्पी भी काम नहीं आ रही है ना। डोनाल्ड ट्रंप उसमें मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कॉल आ जाता है जेडी वेंस के पास में नेतन्याहू का, और वो पूरा एकदम किरे कराए पे पानी फेर देते हैं। जी, हिंदी फिल्मों का एक डायलॉग है, बिफोर समबडी कम्स इन, कोई इसको अदरवाइज मत लेना, बहुत ही लाइटर नोट पे है। जरूर जरूर। कि तवाइफों के कोठों पे शादियों के रिश्ते नहीं हुआ करते।
यस बिल्कुल धीरज कौल जी। अच्छा, ये खास तौर से जो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है, धीरज जी ने पता नहीं मूवीज, हिंदी मूवीज देखी है या नहीं देखी, यहाँ पर मूवी के डायलॉग्स की बात हो रही है। वेल अच्छा धीरज कौल जी, जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, मैं आपसे इसीलिए इकोनॉमिक वाइज में समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसे सोडी सर ने या अभी देवनाथ सर ने बाकायदा बताया है कि इंडिया की भूमिका किस तरह की इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में। आपसे भी जरा जानने की कोशिश करें, जीडीपी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, मौजूदा जो स्थितियां हैं, उन तमाम चीजों को लेकर अमेरिका हो या चाइना हो, उससे बहुत ज्यादा पीछे इंडिया नजर नहीं आता अपनी टेक्नोलॉजीज या जिस क्षमता से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बताना पड़ेगा कि देखिए इंडिया के सामने चैलेंजेस बिल्कुल ही अलग हैं। 1.5 बिलियन के करीब आबादी है, हर छठा पांचवा भारतीय है दुनिया। हमारा लैंड मास ज्यादा नहीं है, रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो इंडिया की ब्यूटी भी है। अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अपनी व्यू एक्सप्रेशन करते हैं, लेकिन आंकड़े कभी भी गलत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, एक्चुअली मैं अपनी रिपोर्ट पुल आउट कर रहा था जो मैंने पब्लिश की थी अबाउट हैप्पीनेस इंडेक्स। हमारे हेल्थ केयर के अंदर हैप्पीनेस से डायरेक्ट आपकी लॉन्जिविटी, मतलब आप कितना ज्यादा जिएंगे, वो कनेक्टेड है। तो मैं आपको एक नंबर देना चाहूंगा। अगर आप अमेरिका टॉप 5 इकोनॉमीज की बात करें, अमेरिका 31 ट्रिलियन डॉलर 31.8 की है एज ऑफ दिस ईयर। चाइना और हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, 90,000 के करीब है, 90 to 92,000 वेरिएट करता है। हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप पकड़ लीजिए तो हम लोग तकरीबन, मैं आपको रैंकिंग का नंबर देना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ, 23 to 25 आते हैं दुनिया के रैंकिंग के नंबर्स में, 23 to 25 डिपेंडिंग आप कौन सी रेटिंग लेके। चाइना को अगर आप उठाइए, नंबर 2 इकोनॉमी, 20.6 ट्रिलियन, पर कैपिटा इनकम देखिए कितनी कम है, $14,000 फ्रॉम 92,000, कंपैरिजन करिए। और हैप्पीनेस इंडेक्स में 3 गुना नीचे, मतलब 60 to 75। फिर जर्मनी उठाइए, 5.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम $63,000, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है इन 5 कंट्रीज में, 15 to 20। इंडिया को उठाइए, 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, चौथे नंबर पे है, पर कैपिटा इनकम $3,000, और हैप्पीनेस इंडेक्स में 120 से 130। अब ये हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक रिलेटिव टर्म है, इसके मेजरमेंट काफी बायस्ड होते हैं, तो वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जापान को उठाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर दिखेगा, भारत से अभी नीचे आया है, 4.54 ट्रिलियन, $36,000 एवरेज इनकम है, बिटवीन 36 and 42। अगर मूडीज का उठाइए तो 42 है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में 40 से 50 आता है। मैं एक बायस स्टेट ऑफ माइंड में था जब मैंने ये नंबर्स देखे कि जापान का हायर होगा, ऐसा था नहीं, जर्मनी का हायर था। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और मैं एज अ फिजिशियन इनको छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी जो आपकी सिविलाइजेशन को है, जो आपकी पॉपुलेशन को है, वो कैसी है और उसकी कॉस्ट कैसी है। तो अमेरिका नंबर 7 पे आता है, जबकि नंबर 1 वाली कंट्री से 3 गुना ज्यादा हम लोग खर्चते हैं, इसलिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एजुकेशन हमारी हाई है, चाइना को हेल्थ केयर मीडियम और हाई रेट किया गया है, एजुकेशन इज हाई। जर्मनी हेल्थ केयर इज एक्सट्रीमली हाई, वन ऑफ द बेस्ट, फॉलोड बाय जापान, और उसकी एजुकेशन हाई है। इंडिया की लो मीडियम हेल्थ एजुकेशन, सॉरी हेल्थ केयर, लेकिन एजुकेशन इज मीडियम, मच बिगर देन व्हाट इट वाज थॉट बिफोर। और जापान की हेल्थ केयर इज वेरी हाई, एजुकेशन इज वेरी हाई। तो मैं एक पॉजिटिव स्पिन में इस चीजों को दिखाना चाह रहा था आपको। लेकिन जो आप सवाल पूछ रही थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की भूमिका, जी हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में देखिए इंडिया दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी। द वर्ड इज थी टिल द वॉर स्टार्टेड। मैं फाइनेंस से कनेक्टेड हूं तो मैं गलत आंकड़े नहीं दूंगा। वॉर जब स्टार्ट होती है, पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था को $10 प्रति बैरल जब क्रूड बढ़ता है, जो 60 पे था अब 110 पे है, 0.2 to 0.4% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन ग्रोथ इकोनॉमीज में 1.5% तक कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है टोटल। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी जो हम 5.9% बता रहे हैं, उसमें ये वॉर को हमने इंक्लूड नहीं किया है, ऑयल डिसरप्शंस और गैस डिसरप्शंस। ये आंकड़े 3 महीने बाद आएंगे, और मैं प्रे एंड होप करता हूं कि वो कम। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, भारत की इकोनॉमी काफी रिजिलियंट है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, दुनिया भर में रेमिटेंसेज आती हैं। इन जैसे मोदी जी बताते हैं कि भारत का हर नागरिक एक एम्बेसडर है, तो बहुत अच्छी गुडविल है भारत की। और कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है, भारत एक बहुत बड़ी अपकमिंग पावर दुनिया में बनेगी। शॉर्ट टर्म में ये जितने भी अनस्टेबिलिटीज आ रही हैं, वी हैव टू गेट ओवर इट। इसीलिए मुझे रिक्वेस्ट है वर्ल्ड लीडरशिप से कि एक नई यूएन या एक नई ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि ये प्रिवेंट कर सके इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट। इसकी बहुत ज्यादा नैना जी, अभी जो एग्जिस्टिंग है धीरज जी, उसको तो मान नहीं रहा है अमेरिका। अब जो नया बनेगा, आखिर उसकी मान्यता क्या होगी, ये भी तो बड़ी सोचने वाली बात है ना।
हाँ, इसीलिए इसको जो बनाने वाले लोग होंगे वो इक्वल पावर के लोग होने चाहिए। पाकिस्तान के बस का ये काम था ही नहीं, ना है। इसमें मुझे लगता है चाइना और रशिया का इनपुट आएगा, और रशिया ने अभी रिसेंटली ऑफर भी किया है कि हम आके इसमें कुछ पीस डील करवा सकें। लेकिन मैं बार बार आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाह रहा हूं नैना जी, क्योंकि हम लोग बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डिसेंट, हमारे गैस सिलेंडर की पैसा बढ़ेगा तो हमारे खाने पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको दिखेंगे। माई हार्ट गोज आउट टू देम, जो लकड़ी पे खाना बनाने के लिए गाँव में जा रहे हैं। अब जब नैना जी जब वो गाँव पहुंचेंगे तो 3 बड़ी चीजें जो पेट्रो से कनेक्टेड है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इन्फ्लेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और हर इंडस्ट्री। लेकिन मैं आपको क्यों गांव की बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई तो एग्री लॉस में जाएगा और सप्लाई पे डिसरप्शन आएगा। तो वो जो गरीब लोग गांव जा रहे हैं उनको वहां पे भी रोजगार में दिक्कत आएगी। और जो हमारी तकरीबन 1.2 करोड़ आबादी गल्फ कंट्रीज में रहती है, वहां से अभी रिसेंट खबर आ रही है कि बहरीन ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों को फायर करना शुरू किया है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया की जो एक एक बच्चा, एक एक आदमी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है और 130 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस करता है, उस पे भी फर्क आ सकता है। तो आई होप एंड प्रे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इसके लिए कॉन्टिजेंसी प्लान बनाया हो। और मुझे लग रहा है कि धीरज जी मुझे लग रहा है धीरज जी पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या मिडिल ईस्ट के इस तनाव को लेकर और बाकायदा रणनीति के साथ डिप्लोमेटिक वे में इंडिया ने उस चीज को स्मार्टली हैंडल कर रही है। एक बात और करना चाहूंगा कि भारत ने अभी तक बहुत स्मार्टली इसको, जैसे आपने सही बोला, हैंडल किया है। लेकिन एक लेवरेज तक की कोई भी कंट्री कोई भी कर सकती है। तो ये जो ऑपोजिशन पार्टीज बार बार ये सब करती रहती हैं, इनको फाइनेंस का शायद नॉलेज थोड़ा सा कम है। जितना लेवरेज जितना भारत सरकार ने कुशन दिया है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, दैट इज वेरी कमेंडेबल और उसका एप्रिसिएशन मुझे लगता है हर किसी को देखना चाहिए और करना भी चाहिए। अमेरिका से बैठ के चीजों को देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोडी सर, जो बात अभी कही, इंडिया ने बहुत स्मार्टली हैंडल किया है, लेकिन आखिर कब तक पूरी दुनिया भी इसको हैंडल कर सकती है? ये सिचुएशन ठीक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे बड़े विलन बन गए नेतन्याहू इस युद्ध को लेकर। लास्ट मोमेंट पे जेडी वेंस से फोन पर बातचीत करके यू टर्न ले लिया और सब किए कराए पर पानी फेर दिया गया है क्या? नैना जी, अगर हम नेतन्याहू का इतिहास देखें, जब जब वो सत्ता में आए वो इजराइल को युद्ध में लेके गए हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो सिर्फ युद्ध करने के लिए, कुछ नेता होते हैं वो झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ देश को युद्ध में जोड़ना चाहते हैं। और अब तो नेतन्याहू इस युद्ध को खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनपे इतने बड़े भ्रष्टाचार के केस इजराइल में चल रहे हैं। जिस दिन युद्ध खत्म हुआ पूर्ण रूप से इजराइल में, उसी दिन नेतन्याहू सीधा अपने ऑफिशियल घर से सीधा वहां के टेल अवीव के तिहाड़ जेल में जाएंगे। तो नेतन्याहू तो किसी हालत में युद्ध खत्म कर नहीं सकते। अब जो ईरान ने बात कही, सही कही कि जब बिल्कुल एक फाइनल स्टेज पे हम इस्लामाबाद एमओयू साइन करने वाले थे, नेतन्याहू का फोन आया और सारी बातें कोलैप्स हो गई। देखिए, पहली चीज तो ट्रंप इस साल भी ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये जब 11 फरवरी सुबह 11 बजे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में नेतन्याहू ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी ट्रंप को, और उसके बाद 10 मिनट के लिए ओवल ऑफिस में उनसे अकेले मिले और उस 10 मिनट में बताया कि ट्रंप का जो पूरा ईस्टीन फाइल्स का खुलासा है वो पूरा इजराइल और मोसाद के पास है। ट्रंप अपनी बड़ी इच्छा के अगेंस्ट, ट्रंप के उपराष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष सारे युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन ट्रंप पे ईस्टीन फाइल का इतना दबाव आ रहा था अमेरिका में, जो 14 जनवरी से शुरू हुआ था, और दुनिया के 10 बड़े नेताओं ने अलग अलग देशों में इस्तीफा दे दिया था ईस्टीन फाइल लेके। ट्रंप को लग रहा था कि अगला नंबर उसी का आएगा, जिस तरह से अमेरिकी आवाम ईस्टीन फाइल के ऊपर ट्रंप के खिलाफ हो गई थी। तो अमेरिकी आवाम का ईस्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए, अपनी इच्छा के अगेंस्ट, अपने ऊंचे अफसरों के अगेंस्ट ट्रंप इस युद्ध में गए, और देखिए उनका कितना बुरा हाल हुआ। मान लिया ईस्टीन फाइल से 40 दिन तक दुनिया ने चिंता नहीं की, लेकिन आप परसों देखिए उनकी धर्मपत्नी ने कैसे ईस्टीन फाइल के बारे में बयान दिया है। यानी कुछ ना कुछ तो है मोसाद के पास, नेतन्याहू के पास, कि उन्होंने ट्रंप की पूरी गर्दन पकड़ी हुई है, क्योंकि ईस्टीन फाइल के जब पेज खुलेंगे तो ट्रंप का गद्दी पे 1 मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ, देखिए यही तो, और वो इस बात की चिंता उन्हें बखूबी नजर भी आ रही है। मैं क्योंकि लास्ट अब पड़ाव की तरफ जल्दी रिएक्शन ले लेती हूँ। यूके देवनाथ जी, नेतन्याहू का ये डर अब पूरी दुनिया पर भारी है, क्योंकि वो युद्ध से बाहर निकलने नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। क्या अब आने वाले वक्त में चाइना में जो उनकी विजिट है, क्या कोई राहत नजर आएगी क्या? चाइना जाने के पहले उन्हें जरा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन देने पड़ेंगे। ये जो बयान देते हैं 50%
टैरिफ ऑन चाइना, जी। ऐसे बयान आज से लेकर मई के महीने तक ना दें तो ही अच्छा होगा। जी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे तपेश जी कभी जो लियो पोप है उनके खिलाफ उनकी बयानबाजी, वेनेजुएला का बार बार जिक्र करना, पूरी दुनिया के लिए मुसीबत में एक तरह से सिचुएशन में क्रिएट करना, उनके लिए राहत आसान तो नहीं है, फिलहाल राहें आसान नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट छोटे से कि एक तो ट्रम्प साहब ने अमेरिका की 20-25 साल की मेहनत बर्बाद कर दी और मुझे नहीं लगता वो अपना टर्म पूरा कर पाएंगे जिस तरह की उनकी हरकत है। दूसरा, आज की डेट में सिचुएशन कितनी ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल तो नहीं बोलूंगा, इसको डेंजरस कह सकते हैं, कि आज की डेट में इजराइल के लिए मैटर ऑफ सर्वाइवल है लड़ाई लड़ना, बिल्कुल। अब ईरान के लिए भी मैटर ऑफ सर्वाइवल है। आज की डेट की बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे अपना सम्मान बचाना है, कुछ बचाना है, और आज अमेरिका के लिए भी मैटर ऑफ सर्वाइवल है। जब 3 देशों के लिए मैटर ऑफ सर्वाइवल है तो इस सर्वाइवल से निकालेगा कौन और निकलेंगे कैसे? और धीरज जी, क्या ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की चिंता या मुश्किलें थी, हंगरी के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की उन तमाम चुनौतियों मुश्किलों का एक ट्रेलर है क्या मिड टर्म इलेक्शंस के पहले? हाँ, नहीं, हमारे यहाँ पे भी लोकल जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है उसमें 23 सीटें रिपब्लिकन पार्टी हार चुकी है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ रिपब्लिकन पार्टी में जो ओपनली नहीं बोल सकते, क्योंकि सच बात तो नैना जी सच होती है। सच बात तो यह है कि जब ट्रंप की वेव आ रही थी, अगर हम पोस्ट मेल बॉक्स को भी खड़ा कर देते वो भी जीत जाता, पिलर को भी खड़ा कर देते वो भी जीत जाता। आपने देखा इंडिया में भी मोदी जी ने जब इलेक्शन लड़ा तो बहुत ऐसे लोग जीत गए जिनकी शायद पब्लिक अपीयरेंस कम थी, तो वही सिचुएशन यहाँ थी। तो उनकी लॉयल्टी है ट्रंप की तरफ, वो इसीलिए वो 80% लोग चुप बैठे हैं। 20% लोग जो बहुत पुराने, ट्रंप से बहुत पुराने, जिनका हार्डकोर रिपब्लिकन पार्टी का 50 साल से वेटरन है, इस काम करते हैं, उनको दिख रहा है कि अब तो पोप भी बोलने लग गया है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे हाथों को धोना पड़ेगा और हमें ओपनली थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी भी अगर आप सत्य तो ये है कि 80% सपोर्ट रिपब्लिकन मागा वोटर बैंक का अभी भी ट्रंप के पास है। अब वही बात है, जो लोग सड़कों पर उतरते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो एक्चुअल में वोट में कन्वर्जन होता है या नहीं, चाहे वो बात पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वेल, मुझे यहीं पे डिबेट को एंड करना होगा, हम ऑलरेडी ओवर जा रहे हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये मिडिल ईस्ट का ये तनाव और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन आने वाले वक्त में नजर आएगा, और क्या जो सुपर पावर है अमेरिका, वो आने वाले वक्त में सिर्फ इस टैग के साथ में अतीत साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।